दूरदर्शन उत्तराखंड के इस आज के विशेष कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है। आज हम गांधीवाद के चिंतन और उनकी शिक्षाओं पर इस विशेष चर्चा को लेकर जो 151वीं जयंती गांधी जी की है उस पर हम स्टूडियो में उपस्थित हैं। इस चर्चा में हमारे साथ आज विशेष मेहमान और वरिष्ठ सर्वोदयी श्री डॉक्टर विजय शंकर शुक्ला जी उपस्थित हैं। साथ में श्री चंद्रशेखर तिवारी जो चिंतक और साथ साथ गांधीवादी मूल्यों पर प्रखर लेखक भी हैं। मैं इन दोनों महानुभावों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जब गांधी जी की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम छोर में जो खड़ा व्यक्ति है और गांधी जी के चिंतन से जो जुड़ी हुई विशेषताएं रही हैं, जो उनकी शिक्षाएं रही हैं, आज 150 वर्ष के बाद भी अगर हम गांधी जी को याद करते हैं तो निश्चित रूप से उनके विचारों की ये प्रासंगिकता है। इतने खंडकाल में देखने के बाद आज हम जब गांधी के ग्राम स्वराज की बात करते हैं और पंचायतों की बात करते हैं तो मैं अपने वरिष्ठ साथी डॉक्टर विजय शंकर शुक्ला जी से ये जानना चाहूँगा कि ग्राम स्वराज और पंचायत राज, इन दोनों व्यवस्था में आप आम व्यक्ति को और किसान को कहाँ देखते हैं? देखिए, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज से मतलब था जी, उसमें ग्रामीणों का एक तरह से आत्मनिर्भर अपने राज्य से मतलब था जी, जिसमें गांव बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं था। सब चीज़ें गांव में पैदा होती और गांव के स्तर पर ही उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती। और जहां तक पंचायती राज का सवाल है तो गांधी जी की नज़र में पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर जितनी भी समस्याएं या विवाद या आपसी मनोमालिन्य वो दूर करने का एक साधन था। आज का जो पंचायती राज है वैसा गांधी जी का नहीं समझती कि उस प्रकार का पंचायती राज। आज का जो पंचायती राज है वो एक आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता या किसी से कहिए उससे प्रभावित पंचायती राज है। और ग्राम स्वराज तो गांधी जी का हमारे देखने में और गांधी जी का एक अनुयायी होने के नाते जैसा वो चाहते थे वैसा ग्राम स्वराज दिखता नहीं है। जी शुक्ला जी, ये बात सही, आप बहुत उचित दिशा में बात कर रहे हैं। लेकिन जो कालखंड में जो परिस्थितियां बदली और जिस रूप से विकास की दौड़ में हमें कहीं ना कहीं नई आधुनिक शिक्षा के साथ उस तकनीकी का भी उपयोग हमारे जीवन में बढ़ता रहा, इन सारे संदर्भों में गांधी जी की जो प्रासंगिकता की कि गांव की आत्मनिर्भरता में हमारे गांव में पाकशाला भी हो, व्यायामशाला भी हो, और साथ साथ में जो समाज का जो सभी वर्ग है जो एक वस्तु विनिमय की प्रणाली के आधार पर संचालित थे, उस विषयों को लेकर गांधी जी आगे बढ़े और वो निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहे। गांधी जी का हिमालय और पर्यावरण को लेकर भी बड़ा गहरा चिंतन रहा। तो मैं चंद्रशेखर जी आपसे जानने का प्रयास करना चाहूँगा कि गांधी का हिमालयी चिंतन किस रूप में आप देखते हैं आज के संदर्भ में? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं शुरुआत में जो गांधी जी का एक जो उनका वक्तव्य था तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा इसको। ये जो आपने जो ये सवाल उठाया कि हिमालय और यहाँ के पर्यावरण, तो गांधी जी कहा करते थे कि जो हिमालय है, ये हिमालय एक व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ, मतलब हृदय में साक्षात विराजमान है। अगर हम यही हिमालय को अगर हम महसूस करें, उसको एक व्यापक दृष्टि से देखें, तो हमें सही मायनों में जो जितने भी ये हिमालय में जो तीर्थ हैं तो इसकी तरह हमको अनुभूति होगी। तो उनका कहने का मतलब ये भाव था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिमालय जो था उनका गांधी जी के प्रति एक बहुत, उनके हिमालय के प्रति उनका एक बहुत लगाव रहा। उनकी जो यात्राएं हैं, तकरीबन जो 6 बार करीबन यहाँ उत्तराखंड में आए अलग अलग स्थानों में। इसके अलावा हिमालय के दार्जिलिंग है, शिमला है और कई जगहों पर ये गए। तो ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो गांधी जी थे, इनका ये हिमालय के प्रति जो इनका लगाव था तो ये बहुत गहनता से जुड़ा हुआ था। अब बात आती है ये हिमालय के प्रति इनका जुड़ाव कैसा रहा। तो जब गांधी जी अपनी यात्रा में 1929 में
जब ये अहमदाबाद से कुमाऊं की ओर आए तो पहले हल्द्वानी से होते हुए जब ये अल्मोड़ा रहे तो अल्मोड़ा में करीबन ये इनका 3 दिन का प्रवास रहा। तो अल्मोड़ा में इन्होंने वहाँ जनसभाओं में ये बात भी कही। उसके बाद जब इन्होंने इसके कई अपने अनुभव लिखे तो इन्होंने डायरी में भी लिखा। तो उन्होंने यह कहा कि जो ये हिमालय है, असली हिमालय है, मुझे अल्मोड़ा में आकर महसूस हुआ कि हिमालय क्या चीज़ है। अलबत्ता मैं शिमला में भी रहा, दार्जिलिंग में भी रहा, लेकिन जो वहाँ का जो एक हिमालय का जो पर्यावरण था, एक वहाँ का जो था वो उसमें मुझे इसमें मतलब भारतीय उसकी संस्कृति, उसके दर्शन नहीं हुए। वहाँ एक हमको एक अंग्रेजी वसाहत का अनुभव हुआ। तो सही मायने में मुझे हिमालय यहीं अल्मोड़ा में आकर मुझे महसूस हुआ। और उन्होंने फिर उसके बाद जब वो कौसानी गए, कौसानी में उन्होंने यह भी कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग जो हमारे यहाँ इतने सुंदर जगह हैं, रमणीक जगह हैं, क्यों बाहर जाते हैं। तो इस तरह से तो गांधी जी की जो है एक यहाँ से जो हमारे पर्यावरण की ये चिंता आती। और तो इस तरह से तो एक कहा जा सकता है कि गांधी जी का एक पर्यावरण का। ठीक तिवारी जी, बिल्कुल आपने कहा ये गांधी जी का चिंतन हिमालय के बारे में था जी। मुझे याद आता है कि जब गांधी जी अफ्रीका से 1915 में पहली बार आए और उनका जो चार्ल्स एंड्रयूज जो उनके बड़े मित्र थे, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि मुझे आगे चलकर भारत के समाज और राजनीति को समझना है। तो चार्ल्स एंड्रयूज ने उनसे कहा था कि अगर आपने हिंदुस्तान को समझना है, हिंदुस्तान के समाज को समझना है, आम व्यक्ति को समझना है, तो आप भारतवर्ष में 3 व्यक्तियों को मिले। तो पहले व्यक्ति थे रवीन्द्रनाथ टैगोर, दूसरे व्यक्ति थे सेंट स्टीफन कॉलेज के रुद्रा, और तीसरे थे गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक श्रद्धानंद। इन 3 व्यक्तियों को पहली गांधी जी ने इस देश की राजनीति और समाज को समझने से पहले इन लोगों से चर्चा की, और तब उसके बाद उन्होंने राजनीति और समाज को समझने का प्रयास किया। तो इसमें गांधी जी ने जो सर्वोदय विचार का एक महत्वपूर्ण विषय आता है, गांधी जी की सर्वोदय विचारधारा तब और आज, इस संदर्भ में विजय शंकर जी आप किस तरीके से उसकी प्रासंगिकता को देखते हैं आज? देखिए, उस समय तक गांधी जी की सर्वोदय की विचारधारा स्पष्ट नहीं हो पाए थे जी, जबकि बात आप कह रहे हैं जी। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी एक ऐसे सरोकार वाले व्यक्ति थे कि भारत का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था कि जिसके दुख दर्द से गांधी जी हृदय से न जुड़े हो जी, और उसके दुख दर्द को उन्होंने अपने दुख दर्द के तौर पर न महसूस किया हो। जहाँ तक सर्वोदय का सवाल है, तो भारत इतनी विभिन्नताओं का देश है जी, कि सबके लिए काम करना, सबका विकास होना, सबके हित में काम करना जी, और किसी के प्रति घृणा का भाव न रखना। लेकिन वास्तव में सर्वोदय की स्थापना तो उनके जाने के बाद ही हो पाई, और विनोबा जी ने की। विनोबा जी ने की उनके जाने के बाद। अभी अगर वो होते तो सर्वोदय की स्थापना उनके रहते रहते हो जाती, लेकिन उनके न रहने के बाद फिर विनोबा जी के नेतृत्व में सर्वोदय की स्थापना हुई, और सर्व सेवा संघ आज भी काम कर रहा है। लेकिन सर्वोदय के विचार का मतलब ये है, 3 बातों से उसे हम समझ सकते हैं कि निष्पक्ष शासन हो, व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो, वह निष्पक्ष हो, उसमें किसी जाति, धर्म, लिंग भेद, प्रांतवाद, कोई भी विभेद न हो, हर सभी को अपना समझे और निष्पक्ष हो। जब वो निष्पक्ष होगा तभी वो निर्वैर होगा, निरपेक्ष, और जब निर्वैर होगा तभी वो निर्भय होगा। तो भारत के नागरिकों को वो निर्भय देखना चाहते थे, अभय देखना चाहते थे। अभय गीता का शब्द है कि जब किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा तब आप अभय होंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि जब आप निष्पक्ष होंगे। अगर आप किसी राजनीतिक मतांतर में पड़े, किसी प्रांतवाद और किसी धर्म जाति भेद के चक्कर में पड़े, तो आप निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। जब निष्पक्ष नहीं होंगे तो निर्वैर नहीं होंगे, और निर्वैर नहीं होंगे तो निर्भय नहीं होंगे। तो सर्वोदय को अगर कम शब्द में हम कहें तो सर्वोदय का एक मुख्य मकसद है कि निष्पक्ष, निर्वैर और निर्भय होकर के सभी लोगों के हित में काम करना, सबका उदय।
निश्चित रूप से विजय शंकर जी, आपने ये विचारधारा का जो अभिव्यक्ति की, हम कह सकते हैं कि जिस समय गांधी भारतवर्ष में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की बागडोर संभालने वाले थे, उस वक्त जो, और आज के संदर्भ में भी 150 वर्ष बाद भी जो स्वच्छता का आग्रह है, और गांधी जी को पहली बार हरिद्वार में जो कुंभ मेले का अवसर था, जब पहली यात्रा हुई, कुल 6 यात्राएं उन्होंने हिमालय में की, जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया, और इन 6 यात्राओं से पहले भी जो गांधी जी को स्वच्छता के प्रति और जो समाज के सभी वर्गों में एक चिंता की बात की, निर्भय अभय होने की बात की, इसको भी हम देखेंगे। उनकी पत्नी कस्तूरबा एक जगह लिखती हैं कि गांधी जी के साथ जो सेवा करने वाले लोग थे, जो सर पर मैला ढोलने वाले लोग थे, गांधी जी की पत्नी उनको भोजन कराती थी, उसके बाद उनको नहलाती धुलाती थी और उनका सत्कार करती थी। और कहीं ना कहीं ये भाव, ये चेतना हमें राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी दिखाई देती है कि गांधी ने समाज के सभी वर्गों को लेकर एक बड़े समन्वयवादी दृष्टि का परिचय दिया और इस राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा बनाए है ये। तो आप जो स्वच्छता का आग्रह है गांधी जी का, और उस स्वच्छता के आग्रह के साथ भारतवर्ष की सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को एक राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम किया, और वो आगे जाल के उसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक विशाल रूप, एक विशाल और संगठित होकर उस आंदोलन को एक जो ताकत दी, ऊर्जा दी। आज के संदर्भ में उस स्वच्छता का जो आग्रह है, उसको किस रूप में उनकी शिक्षाओं को आप देखते हैं? देखिए, स्वच्छता एक बड़ा विषय है, लेकिन अगर गांधी की दृष्टि से देखेंगे तो एक छोटा विषय है जी। गांधी ने जब वो फिनिक्स आश्रम में वो रहते थे दक्षिण अफ्रीका में जी, वहीं स्वच्छता को लेकर के उनकी विचारधारा तकरीबन स्पष्ट हो गई थी जी। और उस आश्रम में भी जो मैला ढोने की प्रथा जिसको आप कहते हैं जी, तो अपना तो काम करते ही थे। जब कस्तूरबा भी पहुंची तो जैसा कि आपने बताया कि कस्तूरबा लोगों के लिए खाना बनाती थी और सब करती थी, लेकिन कस्तूरबा एक ऐसे परिवार और एक ऐसे परिवेश से गई थी, वो भी एक संपन्न परिवार की महिला थी जी। और गांधी जी भी एक दीवान के बेटे थे, पोरबंदर के दीवान के बेटे थे। आज की स्थिति में कल्पना करिए कि जैसे कोई मिनिस्टर का लड़का हो। जी जी। तो वहाँ कस्तूरबा से उनका इसी बात पर विवाद हुआ कि जब किसी का मल फेंकना हुआ तो कस्तूरबा को थोड़ा सा उसमें घृणा महसूस हुई और उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करती। लेकिन वहाँ से उस बात को उठा करके जब वो बापू कुटी में आते हैं, वर्धा में सेवाग्राम में या अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में, उन्होंने किन किन लोगों को नहीं जोड़ा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल जी, सरदार पटेल, ये लोग भी अगर वहाँ आते थे तो खुद ही अपने हाथ से अपना इंतजाम करते थे, सफाई, स्वच्छता। जी, स्वच्छता का। अब जो हमारी आज की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने स्वच्छता को लेकर के एक व्यापक पैमाने पर बात चलाई और आज निश्चित रूप से हम लोग स्वच्छता अभियान को इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि हम भले ही फ्रांस इत्यादि का मुकाबला न कर पाएँ, लेकिन गांधी जी के उसी विचार को अब हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक स्वच्छता का पूरा हुआ। चंद्रशेखर, आप क्या समझते हैं कि जो गांधी जी की 6 यात्राएं जीवन भर हुई और अंतिम यात्रा उनकी 29 मई से लेकर और 1 जून तक मसूरी की यात्रा थी, देहरादून की यात्रा थी, और शायद वो उनकी अंतिम जनसभा भी यहाँ पे हुई, तो इन जो यात्राएं हैं, इन यात्राओं को किस रूप में आप आज याद करना चाहेंगे उनकी यात्रा? मैं ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी जो अभी बातचीत हुई कि वो 6 बार यहाँ आए, तो उनकी जो सबसे पहली जो यात्रा थी, तो जहाँ तक मुझे याद है वो 1915 में मार्च के महीने वो शायद कुंभ का मेला था, कुंभ के मेले में आए थे। तब उस समय वो एक कुंभ का मेला देखने या जैसे तो उस हिसाब से आए। उसके 1 साल बाद वह 1916 में जो अभी स्वामी श्रद्धानंद जिनकी बात आगे आपने अभी जिक्र किया, तो उनके आग्रह पर वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वहाँ आए और उन्होंने वहाँ अपना व्याख्यान भी दिया। दीक्षांत समारोह जो उसका था, उसमें वहाँ पर अपना व्याख्यान दिया। और उसमें यहाँ कहते हैं कि देहरादून का डीएवी कॉलेज के एक छात्रों का समूह भी वहाँ उनके पास वहाँ गया। तो उसके बाद ये तो यहाँ देहरादून की बात हुई। जो उनके सबसे जो इसके बाद जो महत्वपूर्ण यात्रा जो थी वो 1929 में कुमाऊँ की यात्रा थी। हालांकि
वो जो कुमाऊं की जो उनकी यात्रा थी वो नेहरू के विशेष आग्रह पर, जब उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए तो उन्होंने कहा कि आप कुमाऊं की यात्रा पर जाएं। तो उनके हिसाब से जब वो वहाँ कुमाऊं की यात्रा पर आए, हालांकि ये उनकी स्वास्थ्य लाभ की यात्रा थी, और लेकिन इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था तो वो उन्होंने, क्योंकि जो हमारा जो कुमाऊं का और ये पूरा गढ़वाल का इलाका था, ये स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भी एक काफ़ी बड़ी मतलब यहाँ से अलग जगह थी, तो उसको भी देखने के लिए, उसमें भी जोश भरने के लिए वो यहाँ आए। और उस बीच में जब वो इन यात्राओं में जब यहाँ आए तो वो यहाँ जैसे देश प्रेम की भावना है, स्वावलंबन है, खादी अपनाने की बात है, स्वदेशी माल अपनाने की ये बात है, तो कई इस तरह के तो इसमें लोगों जनसभाओं करने, इसमें जनसभाओं में आने के लिए, और इससे बड़ी बात और जो जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरी जानकारी में है, उन्होंने यहाँ आकर के अपनी जनसभाओं में चंदा भी एकत्र करने का काम किया। और हमारे यहाँ के पहाड़ के समाज ने, महिलाओं ने और कई लोगों ने मतलब अपने छोटे छोटे जो उनकी राशि थी वो भी इन्होंने उनके कोष में जमा किया। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ के लोगों में कितना जुड़ाव रहा, तो ये चीज़ रही। और इस बीच में एक जो इनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो इनके यात्रा का एक जो पक्ष मैंने ये भी देखा, तो यहाँ जो उस समय जो अंग्रेज प्रशासक थे, तो उन लोगों ने भी जब गांधी जी अल्मोड़ा आए तो उन्होंने भी उनके सम्मान में मान पत्र पढ़ा। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मतलब गांधी की स्वीकार्यता जो थी उनकी, ये दिखाता है। चंद्रशेखर जी, मैंने खुद देहरादून की जो उनकी अंतिम यात्रा है और खुड़बुड़ा में उनकी वो अंतिम मीटिंग हुई, और उसमें देखने में जो चित्र उपलब्ध होते हैं, सर्वाधिक महिलाएं उसमें दिखाई देती हैं और चरखा काटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चरखा भारतवर्ष की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसके लिए सरकार भी आज निरंतर प्रयत्नशील है। गांधी जी के पूरे जीवन दर्शन में एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत का बड़ा महत्व रहा है। उनकी जो एक विचारधारा थी और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जो उनकी आस्था थी, इनको और ट्रस्टीशिप सिद्धांत को विजय शंकर जी आप किस रूप में आज इनकी उपयोगिता और सार्थकता महसूस करते हैं? देखें, आपने बहुत अच्छी चर्चा की, लेकिन मैं आपसे अनुमति लेकर के जरा चरखे पर एक बात कहना चाहूँगा, फिर ट्रस्टीशिप पर। जरूर जरूर। गांधी जी ने जब चरखा आंदोलन चलाया तो उसके बहुत दिन के बाद ये मनरेगा कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया जी। तो रोजगार से जुड़ा हुआ चरखा बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और उसके बाद अगर पूरी दुनिया में कोई चला तो मनरेगा चला। मनरेगा कार्यक्रम आज भी अगर आप रोजगार चाहते हैं और आप तुल जाएं कि हमें रोजगार चाहिए, तो मनरेगा कार्यक्रम में आपको कहीं न कहीं रोजगार मिल जाएगा, स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ेगा जी, और कई बार लोग सरकार के दरवाजे पर जाना नहीं पसंद करते। लेकिन चरखा एक ऐसा आंदोलन था कि आप अपने घर में बैठ करके रात को 12 बजे चरखा चला करके अपना रोजगार कर सकते थे। और तब भारत बहुत बड़ा देश था जब चरखा आंदोलन चलाया। बर्मा भी इसी देश में शामिल था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। और चरखा करके इतने बड़ा देश की कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति अपने लिए रोजगार का कोई साधन खड़ा कर सकता था जी। अब जहाँ तक ट्रस्टीशिप का सवाल है, तो ट्रस्टीशिप जैसा गांधी जी ने सोचा और जैसा बताया कहा, पूरी दुनिया में कहीं वैसा हो नहीं पाया। आदर्श था वो, आदर्श था। लेकिन उनके मन में विचार क्यों आया? उनके मन में विचार जमुना लाल बजाज जी को देख करके आया। और उन्होंने लिखा भी है कि काश अगर इस देश के बड़िक जमुना लाल बजाज जी जैसे होते। और अगर आप कभी वर्धा बापू कुटी में गए हों जी, तो वहाँ के जो भवन बनाए गए हैं जमुना लाल बजाज जी के द्वारा ही बनाया गया है। और इतना बड़ा पूंजीपति परिवार, पूंजीपति शब्द अगर ना कहिए तो इतना बड़ा संपन्न परिवार कहिए। उनका पोता गौतम बजाज एक कमरे के, एक छोटे से कमरे में गौतम बजाज पवनार आश्रम में रहते हैं, विनोबा जी के आश्रम में, जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक मामूली आदमी भी, मैं खुद भी उतने छोटे कमरे में नहीं रहता हूँ। अब जहाँ तक ट्रस्टीशिप का सवाल है, तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन पूरी दुनिया में सरकारों ने और भारत सरकार ने भी उस पर आगे काम किया है, भले वो गांधी का नाम न ले। जैसे आपने देखा होगा कि बिल गेट्स ने अपना फाउंडेशन बनाया है, अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन काम कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ने एक कानून बनाया
जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना हमें पता है कि अगर आप कारपोरेट हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए काम करते हैं तो आपको अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जी आपको सामाजिक सरोकारों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से ही प्रेरित होकर बनाया और सरकार ने वो कानून बनाया। मतलब कुल मिला के हम कह ये सकते हैं कि जो गांधी जी की विचारधारा, उनका चिंतन, उनकी शिक्षाएं, हम भले ही आज उसे किस रूप में देखते हैं, लेते हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में आगे चर्चा को आगे बढ़ाते चंद्रशेखर जी, मैं ये जानने का चाहूँगा कि गांधी जी की इन शिक्षाओं को, जो कि 150 वर्ष, उनकी 1.5 शताब्दी जीवन की हुई है, और उसके बाद भी अगर हम इनकी चर्चा कर रहे हैं उन पे, तो आप इन प्रसंगों को किस रूप में देखते हैं? तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी तक बातचीत हुई कि अगर मैं हिमालय की अगर बात करूँ विशेषकर, तो अगर हिमालय में, जैसे अभी इससे शुरू में भी आपने कहा था कि उनका जो हिमालय चिंतन या हिमालय के पर्यावरण को लेकर क्या चिंतन था, क्योंकि उन्होंने जैसे शुरू में कहा था कई जगह कि अगर ये हिमालय नहीं होता और ये हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियाँ न होती, तो शायद जो हमारा जो अभी ये हरा भरा जो भारत का मैदान है, ये आज एक मरुस्थल वाला भाग होता। तो यहीं से एक ये आज, जैसे आज से उन्होंने 7-8 दशक पहले, 8 दशक पहले ये बात कही, तो आज भी ये कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि आज अगर हम इनकी ये पर्यावरण की ही बात करें, तो आज जैसे हमारे पहाड़ उत्तराखंड की बात करें, तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, तमाम जो इस तरह के ऐसे अनुचित विकास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, तो अगर हम इसका अगर हम हवाला लें, यहाँ कई बिजली परियोजनाएं हैं, सड़क हैं, विकास हो रहा, तो इनमें अगर हम ये देखें कि अगर सतत पर्यावरणीय सतत विकास अगर हम करें, तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी तक, मतलब हमें कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा। और गांधी जी के जीवन से भी ये सीख मिलती है, सीख मिलती है, तो उन्होंने वहीं से मतलब बिल्कुल ये दिया। कुल मिला के हम इस चर्चा में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के रूप में हमारे सामने आते हैं, और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जो उनकी आस्था थी, वो इसी बात से देखी जा सकती है कि उत्तराखंड में जब उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन के कॉलेज, स्कूल, अदालतों को बहिष्कार करो, तो हमारे स्थानीय नेतृत्व ने कहा कि हम स्थानीय परिस्थितियों पर इस आंदोलन को संचालित करेंगे, बेगार और बन के कष्ट, और गांधी जी ने उसमें सहमति दी। तो कितना प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण था कि उन्होंने स्थानीय नेता को भी उस राष्ट्रीय संदर्भ में देखा, उनकी समस्याओं को भी, जो दलित समाज था, जिसमें अभी विजय शंकर जी ने कहा, उस दलित समाज की समस्याओं को भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाकर उन सारी शक्तियों को देश के और देश को जो गुलामी से मुक्त करने के लिए जो उनका संकल्प था, जो उनका दृष्टिकोण था, वो हमें सामने दिखाई देता है। तो मैं आप सभी महानुभावों का आज की इस चर्चा में आने के लिए एक बार स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं, और उम्मीद ये करता हूं कि दर्शकों, गांधीवाद और उसके जीवन दर्शन पे चर्चा बहुत व्यापक हो सकती है, लेकिन समय की बाध्यता है। और अंत में 151वीं जो गांधी जयंती हमारे बीच आज है, होने जा रही है, इसमें आप सभी महानुभावों का, दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, और स्टूडियो में हमारे आमंत्रित अतिथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। कल फिर एक नए संदर्भ में नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।